एक बात कहूँ मैं सच्ची, जिन वाणी लगे मुझे अच्छी, उसे मिल जाती है मुक्ति। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति, उसे मिल जाती है मुक्ति। जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति, जिन वाणी सुनकर अंतर मन को टटोलना, टटोलना। क्या खोया है क्या पाया है, कुछ बोलना। जिन वाणी सुनकर अंतर मन ये खोलना। क्या खोया है क्या पाया है, कुछ बोलना। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन। गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि वंदन। स्नेहिल प्रिय छोटी साधवियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, अनुमोदन आप सभी की श्रद्धा का। कितना प्यारा मनोहारी वर्णन आज आपने सुना। 8 वर्ष का बच्चा, संयम के लिए आतुरता, कैसा होगा उसका अंतर्मानस, कैसे होंगे उसके संस्कार, कैसा होंगे उसके ऋणानुबंध कि एक बार परमात्मा को देखा और यहाँ तो बार बार देखकर भी सोचते हैं आज नहीं कल देख लेंगे, कल नहीं सोचते हैं ऐसा। आज के युग में भी एक एवंता मुनिवर हुए हैं। आज के युग में भी एवंता मुनिवर हुए कौन कौन पता है आपको? शमन संघ के तृतीय पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ली उन्होंने। 8 वर्ष की आयु में वो बताते थे कि जब मैं थक जाता था तो मेरे दादा गुरु मुझे कंधे पे बिठा लेते थे। 8 वर्ष का बच्चा कैसे विहार कर सकता है, कैसे लोच करा सकता है, इमेजिन करके देखो। 8 वर्ष का बच्चा, कैसी रतन कुक्षी होगी वो माँ, कैसे संस्कार मिले होंगे, कैसी वो जीवात्मा। तो ऐसे इस संघ को आज भी देदीप्यमान कर रहे हैं। नास्ती किसी भी चीज़ की नहीं है। ये तो मैंने बात की, आगम की। अब छोटी सी थोड़ी सी जनरल बात मैं करना चाहती हूँ आपके समक्ष। देखिए, एक दिन आपने माँ के ऊपर सुना और एक दिन पिता के ऊपर सुना। सुनकर आंखें नम हुई, मन भाव विह्वल हो गया। पिता को याद करके, माँ को याद करके, या कुछ अपनी कमियां भी महसूस हुई होंगी कि हम ये नहीं करते, हमें ऐसा करना चाहिए। कुछ ना कुछ मन में भाव आए होंगे जिससे के कारण आंखों से आंसू निकले। और कितनी जगह तो जब ये माँ के ऊपर प्रवचन चला तो लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि दोबारा भी हम इसको सुनना चाहेंगे एक बार और। इतना भाव विह्वल हो गए थे लोग, क्योंकि युवाओं से खचाखच भरी होती थी वो सभा। मतलब एक आस्था और एक विश्वास होता है कि हमारे परम पर्युषण आए हैं, किसी को भी घर में नहीं बैठना, सबको धर्म स्थान की ऊर्जा तो लेनी ही लेनी है। इतनी आधुनिकता की ऊर्जा हमारे अंदर भर गई है जो हमारे विचारों को परेशानी देती है, हमें बेचैन करती है। उस ऊर्जा को अगर रोकना है तो धर्म स्थान में आना ही पड़ेगा। और जो 8 दिन में आकर इस सामूहिक एनर्जी को लेता है, सचमुच में वो बहुत पावरफुल हो जाता है। उसके भीतर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो जैसे ये माँ का और पिता का प्रवचन सुना तो मेरे पास बहुओं की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि महाराज साहब, आपने माँ पे बोला, पिता पे बोला, बहुत अच्छी बात। फिर लड़कों ने भी आकर कहा, महाराज साहब आपने बहुत अच्छा कहा कि आपने हमें अपना फ़र्ज याद दिलाया कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए,
हमें माता पिता के लिए जागरूक रहना चाहिए, हमें माता पिता का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति सामने कुछ इस तरीके की आती है जिससे आप अनभिज्ञ हैं। बहू ने कहा कि जो हम काम करते हैं उस काम के लिए हमें रोका जाता है, हमें कहती है हमारी सास कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, लेकिन वही काम उनकी बेटी करती है तो उसको और सीख देते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं, आज युग बदल गया है। तुम जाकर अपनी ससुराल में अपनी सास को ये बात कहना कि समय बदल गया है, आज ये करना बहुत जरूरी है। समय के साथ साथ ये चीज़ें होती हैं। ये जब दोहरे मापदंड एक ही घर में बहू के लिए अलग और बेटी के लिए अलग जब देखे जाते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। महाराज साहब, आप कुछ संदेश ऐसा भी दो। तो मैं एक प्यारा सा संदेश लेकर, छोटा सा संदेश लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ कि ऐसे झगड़े के कारण बहू और सास में आज बहू बहू ही क्यों रहती है, बेटी क्यों नहीं बन पाती, और सासू जी का नज़रिया क्यों नहीं चेंज होता, हम किस कारण। और जो लड़का होता है, यानी जो पति होता है, जो बेटा होता है, उसके सामने भी बैलेंस करने में कितनी सारी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं, बेचारा चक्की के दो पार्टों में पिस जाता है, होता है ऐसा। तो देखिए, इसका कारण एक सबसे पहला ये है कि माँ अपने हिसाब से अपने बच्चे की परवरिश करती है। माँ जो अपने बच्चे की परवरिश करती है वो अपने हिसाब से करती है। और बच्चा भी जब बाहर से आता है तो आते ही पूछता, मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरी फलानी चीज़ कहाँ पर है। यानी ये जब भी कोई चीज़ होती है वो तो सारी स्टोरी आकर मम्मी को बताता है। फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है तो सारा टाइम स्पेंड वो माँ के साथ करता है, माँ के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो थोड़ा टाइम अपने दोस्तों के साथ स्पेंड करने लग जाता है। जो वो शॉपिंग करता है, पहले सारी शॉपिंग माँ के साथ करता था, अब थोड़ी थोड़ी शॉपिंग वो किसके साथ करने लगा, अपने दोस्तों के साथ करने लगा। और फिर वो जब युवा हो जाता है, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो हस्बैंड बन जाता है, तो वो कितना टाइम, सारा टाइम, फिर सारा तो नहीं कह सकते लेकिन मोस्टली ज़्यादा टाइम किसको देने लग जाता है, अपनी वाइफ को देने लग जाता है। क्योंकि वाइफ के लिए प्रॉब्लम शेयर करने के लिए एक ही जज है, एक ही व्यक्ति है, वो अपने पति को ही सारी बात कह सकती है। यानी अपने इमोशंस हैं जो सारे वो अपने हस्बैंड से ही शेयर कर सकती है। अब वो मतलब उसकी बात सुनता है, उसको समय देता है, क्योंकि उसको पता है कि घर में माता पिता हैं, माता पिता की बात शेयर करने के लिए और भी मेंबर्स हैं। लेकिन पत्नी के पास एक मैं ही अकेला मेंबर हूँ जिसके साथ वो अपनी बात शेयर कर सकती है। ये घर की बात है, थोड़ी समझने की बात है। जो हमारी बहनें सासू जी बन गई हैं या सासू जी बनने की तैयारी में हैं, उनको थोड़ी सी बात अपने घर के एक बैलेंस की और घर को अच्छे से बनाने की बात आएगी। बहुत सुंदर बात है ये। तो देखिए, बहू के पास एक ही जज है, एक ही पर्सन है जिससे वो अपनी बात शेयर कर सकती है। और जब वो अपनी पत्नी की बात अपनी माँ के सामने आकर रखता है तो माँ क्या कहती है कि ये तो वाइफ का हो गया है, वाइफ की साइड ले रहा है, ये तो बीवी का गुलाम हो गया है। मतलब ऐसी बातें आती है ना। अब तो ये सारी बातें अपनी पत्नी की सुनने लगा है, क्योंकि वो जितना माँ को टाइम देता था अब टाइम किसको देने लगा, अपनी वाइफ को टाइम देने लगा। और एक बात और आप ध्यान में रखना, देखिए जब लड़की दूसरे घर से आती है उसका जीवन कैसा होता है। आप कहीं से मनी प्लांट लेकर आते हो, अपने घर में लगाने के लिए आप मनी प्लांट लेकर आते हो, उसकी जड़ों के साथ जहाँ से उसको उखाड़ा जाता है वहाँ की मिट्टी भी आती है ना मिट्टी। क्योंकि अगर वो मिट्टी साथ नहीं आएगी तो वो मनी प्लांट फले और फूलेगा नहीं। वहाँ उसकी जड़ों में जो मिट्टी लगी हुई है उस मिट्टी को लेकर आपने अपने गमले में लगाया, अपने बगीचे में लगाया, आपने जो गार्डन बनाया हुआ है अपने गार्डन में लगाया, तो वो प्लांट, और फिर उसके बाद आप उसकी देखभाल भी करते हो। नया नया जो प्लांट लगाते हो आप उसकी देखभाल भी करते हो ना, उसमें पानी देना है, उसको हवा चाहिए, उसमें आसपास कुछ घास फूस आ गया है उसको भी
निकालना जरूरी है। लेकिन जब एक लड़की अपने मायके से अपनी ससुराल में आती है, वो अपने माता पिता को, भाई बहनों को याद करती है, उनको फ़ोन करती है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता। जहाँ पर वो 20 साल, 22 साल, 25 साल तक रहकर आई, वहाँ की मिट्टी उसके साथ आई है। उसको जमने में, उगने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मिट्टी अपने साथ लेकर आई है, मिट्टी बोले तो मीन्स अपनी यादें वहाँ की जो साथ लेकर आई है, उनको भुलाने में, वहाँ पर जमने में, उगने में उसको समय लेगा। और आपका कर्तव्य बनता है उसका ध्यान रखना। जस्ट लाइक मनी प्लांट, जैसे उस मनी प्लांट का आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही उसका भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान नहीं रखते, इस बात से ही परेशान हो जाते हैं। हर समय अपनी माँ को याद करती है, अपने उसका तो ध्यान अपने मायके में बना रहता है। और ध्यान तो बना रहेगा क्योंकि 25 साल वो वहाँ पर निकाल के आई है, थोड़ा एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस चीज़ को ही खींच खाच कर तोड़ा फोड़ करनी शुरू कर देते हैं। उसी समय चाहते हैं कि ये सबको भूल जाए और आज ही हमारी बात सुने। ऐसा नहीं हो सकता। उस समय माता पिता का एक कर्तव्य बनता है, अपने बेटे को भी जज करे माँ, कैसे कि इसका एक कर्तव्य है, जो नई आई है उसको थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए। और बहू को भी इतना ध्यान रखना चाहिए, उसको भी ये बात समझानी चाहिए कि पहले तुम माँ को जितना समय देते थे, आज सारा टाइम मुझे दे रहे हो, थोड़ा टाइम माँ के पास बैठकर उनको भी सेटिस्फाइड किया करो। इससे घर का वातावरण क्या बनेगा? घर का वातावरण अच्छा बनेगा, घर का वातावरण सुंदर बनेगा। लेकिन क्या होता है, बहू आने से पहले इतने सारे ट्रेनर सास की लाइफ में आ जाते हैं, कुछ मोहल्ले वाले, कुछ रिलेशन वाले। वो कहते हैं अरे बहू आएगी, सिर पे ना बिठा लेना, सिर पे आके डांस करेगी, पहले ही थोड़ा सा खींच के रखना। यानी अपने पास इतना इनपुट उसका नहीं है जितना लोगों से इनपुट मिल रहा है। और फिर सास क्या करने लग जाती है, उसका नजरिया ऐसे, पता है तुझे मेरी बहू आई, मैंने उसको इतना खुला छोड़ दिया, आज वो मुझे न चाहती है, सारा होल्ड उसने ले लिया है, मुझे तो बाहर कर दिया है। यानी ऐसी बातें सुनकर घर का जो वातावरण है वो कैसा बन गया? विषैला बन गया। घर का वातावरण खराब हो गया। सास ने ना ज्यादा छूट दो और ना ज्यादा ढीला, मतलब बैलेंस बनाना। लेकिन आजकल की लड़कियां बैलेंस चाहती हैं, जिंदगी में बैलेंस चाहती हैं। एक बार एक लड़के की शादी हुई, घर में बहू आई, सास ने सोचा अपने परिवार में इतना आराम करती आई है, मैं भी थोड़ा सा इसको आराम दूं। बहू को, आप तो मतलब पंजाबी लोग तो और ज़्यादा चाव मलार करते हैं, कितने टाइम के बाद काम में लगाते हैं। हमारी नई बहू बैठी है यहाँ पर, कितने टाइम के बाद? हाँ, 1.25 महीने, कोई 2-2, 4-4 महीने बाद भी अपने अपने घर की कैसी व्यवस्था होती है। तो वो सासू जी ने भी क्या कहा, बहू आई है आराम करे। अब वो बहू क्या करती, खाना पीना खाती और ऊपर चली जाती, पूरा दिन जाकर अपने रूम में रेस्ट करती, आराम करती, फोन चलाती, सब कुछ करती। अब बहुत टाइम निकल गया, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 3 महीने निकले। वो माँ बेटा आपस में बात करने लगे, माँ तूने इसको अच्छी खुली छुट्टी दी, इतने चाव मलार किए, देखना ये तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाती है। माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, अभी नई नई है ना, सब समझ जाएगी, जब देखेगी ना मेरी सासू जी इतना काम करती है। और टाइम निकल गया, वो तो किसी काम को टच भी नहीं करती। अब वो माँ बेटा कहने लगे कि देखते हैं, थोड़ी शर्म वाली होगी तो समझ जाएगी। माँ हम एक काम करते हैं। उन्होंने कुछ अंदर से प्लानिंग की और सुबह उठ कर जब माँ झाड़ू लगा रही थी तो बेटा पास आया और माँ को कहने लगा, माँ छोड़, हर रोज तू काम करती है, आज झाड़ू मैं लगाऊंगा। बहू ऊपर से नीचे छम छम करती वो नीचे उतर रही थी। फिर माँ ने कहा अरे बेटा ये काम तो औरतों को शोभा देते, तू झाड़ू लगाएगा, अच्छी बात है कोई नहीं बेटा। मैं कहते नहीं माँ दूर हटना, रोज तुझे इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तू ही काम करती रहती है, मैं झाड़ू लगाऊंगा। बहू ऊपर से नीचे उतर रही थी, वो कहती अरे माँ बेटा क्यों झगड़ रहे हो, एक दिन माँ कर लिया करे, एक दिन। बेचारी सास तो सोचती थी अभी हाथ से झाड़ू
अभी खुली छुट्टी का कुछ नाजायज़ फ़ायदा बहुएं भी उठा लेती हैं, आजकल की लड़कियां भी उठा लेती हैं। तो आज उनको भी बैलेंस करने की ज़रूरत है और सासू जी को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक लड़के ने रोते रोते एक बात बताई, उसने एक बात बताई और बहुत मायूस होकर कहने लगा, कहते महाराज साहब बहुत समय मेरे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे 10 दिन के लिए मेरी बहन आती है सारा माहौल ख़राब करके चली जाती है। वो आकर मम्मी पापा के आगे ऐसे बिछ जाएगी, इतना ज़्यादा करेगी, इतना ज़्यादा ध्यान रखेगी, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हमें तो माँ बाप की केयर ही नहीं है। और 10 दिन के अंदर मम्मी पापा भी बहन के ही गीत गाने शुरू कर जाते हैं, जगह जगह पर मेरी वाइफ की बदनामी करेंगे, रिश्तेदारों में कहेंगे बहू क्या है, कुछ नहीं, अरे मुझे तो आकर संभालती है मेरी बेटी। लेकिन जो बेटी आती है वो अपने ससुराल में अच्छा रवैया नहीं करती अपने सास ससुर के साथ, जो रवैया आकर वो अपने माँ बाप के साथ करती है, अगर वही रवैया वो अपने किसके साथ, अपने सास ससुर के साथ करे तो उसका घर अच्छा बन सकता है। और कितनी बार सासू जी के मन में भी ये बात आ जाती है कि बहू ने आकर रसोई संभाल ली, अब सारे आकर उसी को पूछते हैं, पहले मुझसे पूछते थे, सब चीज़ में मेरा होल्ड रहता था। अरे समय की बात है, जितने टाइम तुमने संभाला पहले तुम्हारे पति ने तुम्हें सपोर्ट किया, अगर अब तुम्हारा बेटा बहू को सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परेशान होते हैं तो घर में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की बात ये है तो बात बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन इतनी लंबी बात मैं नहीं कहूँगी। एक छोटी सी बात, घर में किस चीज़ को हम जज करते हैं। देखिए हम बहू को किस तरीके से देखते हैं, कभी बेटी की तरह देखा तो वो बेटी बन जाएगी, लेकिन बहुत साल गुजरने के बाद भी बहू को बहू के रूप में ही देखा जाता है। घर में छोटा सा गार्डन था, पिता और पुत्र दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो अंदर से एकदम कुछ चीज गिरने की आवाज आई। जोर से चीज गिरी तो उसी समय पिता ने कहा, देख लिया आज फिर बहू ने नुकसान कर दिया, आज फिर कोई कांच की चीज तोड़ दी है। बेटा कहता, पापा आप श्योर हो आप कि बहू ने तोड़ी है? और क्या, हर बार वही नुकसान करती है, तुझे पता नहीं पहले कांच की कितनी चीजें तोड़ चुकी है। पापा आज लेकिन तुम्हारी बहू ने नहीं तोड़ी ये चीज मम्मी के हाथ से गिरी है। दोनों बैठे कितनी दूरी पे हैं। पापा मैं सच कह रहा हूं, आज मैं श्योर हूं कि ये चीज मम्मी के हाथ से गिरी है। कहते तू कैसे कह सकता है? कहते बेशक पता करवा लो, बेशक आपको विश्वास नहीं होता तो पता करवा लो। तो उसने पास ही सेवक था, उसको बुलाया और कहा कि जाकर पता करके आओ ये शोर किस चीज का आया है, क्या गिरा है, क्या टूटा है। तो पता किया जाकर कि बड़ी मालकिन के हाथ से कांच की ट्रे गिर गई और उसमें सब कप वप जो भी चीजें मग रखे थे वो सारे गिर गए। तो उसने आकर बताया, मालिक बड़ी मालकिन के हाथ से गिर गई। बेटा कहता, पापा देखा ना, मैंने कहा था मम्मी के हाथ से गिरा है। कहते तुझे कैसे पता चल गया इतनी दूर बैठा? क्योंकि घर से कोई शोर और ऊंची चीखने की आवाजें, घर से शोर और चीखने की आवाजें नहीं आई, इसलिए मुझे पता चल गया। अगर बहू से गिरता तो मम्मी चीख कर सारे घर को अपने सिर पे उठा लेती। तेरी माँ ने यही सिखाया है, यही करती आई है, इतना नुकसान कर चुकी है, इसलिए पापा ये चीज मम्मी से गिरी थी, मुझे पता चल गया। तो ये कैसी चीजें हैं? घर का माहौल अच्छा करने के लिए बड़ों के अंदर भी कुछ, हमसे भी हो सकती है ये गलती, मुझसे भी हो सकती है। दूसरों को टारगेट बनाने की बजाय, बहू को टारगेट बनाने की बजाय और ये बात मन में लाने की बजाय कि भाई अब तो तू गई, बहू आ गई, सारा होल्ड उसके हाथ में आ गया। रिश्तेदार आते हैं, उससे पूछते हैं, जो कुछ आते हैं, अरे तूने भी तो इतने साल तक अपने हाथ में होल्ड रखा, अब बहू के हाथ में कोई बात नहीं, जिम्मेदारी है। और वो बेचारा लड़का बैलेंस करते करते थक जाता है, कमरे में जाता है, पत्नी को बैलेंस करता है, बाहर आता है, पिता को बैलेंस करता है, रसोई में जाता है, माँ के साथ बैलेंस करता है। यही समझाते समझाते लड़के आकर कहते, हमारे सब चक्की के दो पाटों में
ना पत्नी को समझ पाती है, ना माँ समझ पाती है। माँ समझती है सारा टाइम पत्नी को देता है, पत्नी समझती है माँ की सुनता है। दोनों इस बात में अपना अपना मुंह बना के, और मुझे टेंशन में समय निकालते निकालते इतना समय हो गया। तो ये घर को समझने की, सुधारने की ज़रूरत है। ये घर तुम्हारा है। जो भी एक दूसरे को, जिसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, पहले माँ के अंदर अंडरस्टैंडिंग आए कि जो नई आई है, नई को समय देना बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे सब सुधर जाएगा। तो ये घर की बातें हैं छोटी छोटी, जो आज के समय में आप इकट्ठे होते हैं तो जिसके घर में शांति है, अच्छी ऊर्जा है, एक दूसरे की बात को सुनने और समझने की शक्ति है, वो घर क्या कहते हैं? स्वर्ग। स्वर्ग वो नहीं है जो मरने के बाद तुम्हें ऊपर जाए और वो स्वर्ग। स्वर्ग तुम्हारा घर बन सकता है अगर तुम्हारी सोच अच्छी है, अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव है, अगर एक दूसरे को समझने की शक्ति तुम्हारे पास है, तो वो घर स्वर्ग बन सकता है, वो घर सुंदर बन सकता है। तो मेरा माताओं से, सासू जी से भी यही कहना है कि आप बहू को समझो। बहुत समय बेटे ने बचपन से लेकर आपको समय दिया, अब जितना समय बहू को दे रहे हैं, आपको खुश होना चाहिए कि मेरे घर में बहू बेटा प्यार से रहते हैं। और बहू को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे पति अपनी माँ की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, माता पिता की रिस्पेक्ट करते हैं, माता पिता को समय देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए, हमारे घर को अच्छा बनाने के लिए। तो माता पिता के आदर के साथ साथ बहू का भी सम्मान करो। और बेटी जो ननद बनकर घर में इंटरफेयर करती है, उसकी इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए। जैसा सुख अपने माता पिता को देना चाहती है, वैसा सुख उसको अपने सास ससुर को भी देना चाहिए। और सास को चाहिए जो आदर सम्मान, जो इच्छा प्यार अपनी बेटी के लिए सोचती है, वही अपनी बहू को भी दे, अपनी बहू के लिए भी सोचे। तो घर का नज़ारा स्वर्ग बन जाएगा इन छोटी छोटी बातों में। और कल का दिन क्या है? कल को अपने आप को स्वर्ग बनाना है, अपने अंतर को स्वर्ग बनाना है, अपने भीतर में देखना है कि वहाँ स्वर्ग है या नर्क है, हम नर्क में जी रहे हैं या स्वर्ग में जी रहे हैं। सबसे पहले ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, ऐ सुधारक जगत के मत चिंता कर यार, दिल ही तेरा जगत है, पहले इसे सुधार। तो कल का दिन अपने आप को सजाने का, संवारने का, सुधारने का, अपनी गलतियां मिटाने का दिन है। संवत्सरी महापर्व है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सामायिक करना, ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की आराधना करना, व्यासना, एकाशना, आइम्बिल उपवास से अपने जीवन का श्रृंगार करना। और कल के प्रतिक्रमण में घर का एक एक मेंबर आए, कम से कम देखो अभी तक जिसने प्रतिक्रमण नहीं किया, साल का एक प्रतिक्रमण संवत्सरी का, अगर जो संवत्सरी का भी प्रतिक्रमण नहीं करना, उससे जैसी दुष्ट आत्मा और कोई भी, उससे बड़ा पाप से बोझिल होने वाला जीव और कोई भी नहीं। परमात्मा ने कहा हर रोज प्रतिक्रमण करो। हर रोज नहीं आलोचना कर सकते तो तिथियों में करो, तिथियों में नहीं कर सकते एक पखवाड़े में करो, एक पखवाड़े में नहीं कर सकते तो एक महीने में करो, एक महीने में नहीं कर सकते तो 2 महीने में करो, 2 महीने में नहीं कर सकते तो 6 महीने में करो, और 6 महीने में नहीं कर सकते तो कम से कम संवत्सरी को 84 लाख जीवा योनि से क्षमा याचना जरूर करो। अपने गुनाहों की आलोचना करो, अपने पापों की आलोचना करो। तो संवत्सरी वाले दिन, कल के दिन बच्चे बच्चे को लेकर घर से ये पूरा हॉल भर जाए, इस तरीके से कल का प्रतिक्रमण हो जाए और प्रतिक्रमण में अपने पापों की आलोचना हो जाए। ऐसा सुंदर प्रतिक्रमण कल सब ने करना है, कितना भी जरूरी काम हो। कल के दिन तो अपने प्रतिष्ठान बंद कर देना, कल के दिन कोई आरंभ समारंभ का काम मत करना, कल के दिन दुकानों का मोह छोड़ देना। एक कल में आप धन्ना सेठ बनने वाले नहीं हैं, कल के दिन बहुत कुछ पाने वाले नहीं हैं।
आप कल का दिन पूरा का पूरा दिन इस धर्म स्थान की ऊर्जा आलोचना जरूर सुनना। ऐसी आलोचना जो जन्मों जन्मों की आलोचना, एक अलग विधि से हम आलोचना कराएंगे। उस आलोचना जो आपको समझ आएगी। अभी तक तो आप सुनते थे कि दोहे गा लिए बस आलोचना हो गई। नहीं, आलोचना एक रोम रोम से आलोचना, अंतर मानस से जुड़कर हम एक ऐसी आलोचना कराएंगे। आलोचना भी सभी आकर करना, उस आलोचना से भी वंचित न रहना। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी प्रेरणा की डोज देना तो बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप जागते हैं। और आजकल तो बच्चे कैसे सोते हैं, उनको कैसे कैसे उठाते हो आप भी बच्चे हो, बच्चे बने हुए हैं जो उठने का नाम नहीं लेते। इसलिए थोड़ा सा जगना है, कल के दिन उठकर सब आपको मिलेगा। इसी के साथ ओम शांति।